जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम डेट आ गई है, उसकी एग्जाम सिटी भी अवेलेबल हो गई है। तो जाइए अपनी अपनी एग्जाम सिटी देखिए, कहाँ पे आपका एग्जाम पड़ रहा है, कितनी तारीख को पड़ रहा है। और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमने करा रखी है। उसी पर आधारित एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कराने जा रहे हैं। क्या आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। आज हम पढ़ने वाले हैं भू राजस्व की कुछ प्राचीन व्यवस्थाएं। मतलब पहले के जमाने में जमीनों पर किसका हक होता था, कैसे लगान दिया जाता था, वो व्यवस्थाएं कब आई, कौन किस समय पर आई, इसी किसने वो लागू करी, उन सब बातों पे आज हम विचार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, वो भू राजस्व की क्या भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाएं। देखिए, भू राजस्व की कुछ प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये कुछ चार पांच वैसे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें आई, पर हम प्रमुख व्यवस्थाएं पढ़ेंगे जो पेपरों में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो चार पांच कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैं देखिए, एक क्लास में हो सकता है एक व्यवस्था पढ़ाऊं, हो सकता है एक क्लास में दो व्यवस्था पढ़ाऊं। वो मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में ज्यादा है, रटने की जरूरत ना पड़े, है ना। देखिए, आज हम जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। हो सकता है वो एक क्लास में आज एक ही कवर हो पाए, ठीक है। अगली क्लास, दो तीन क्लासेस में होंगी, पर यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी पहली व्यवस्था जो प्राचीन समय में आई थी। उस व्यवस्था का नाम था जमींदारी व्यवस्था। क्या? जमींदारी व्यवस्था। तो क्यों हम इस व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या इसके नाम है? इसके नाम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक जमींदारी व्यवस्था देख रहे हैं, इसके तीन चार नाम ऐसे हैं जो जमींदारी व्यवस्था को कहा जाता है, और वो नाम ही बहुत पूछे जाते हैं। क्या वो नाम है? उन नामों को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अन्य नाम के बारे में। अन्य नाम, इसके अन्य नाम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आपको सब पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला इसका अन्य नाम है वो है स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त इसका पहला नाम। दूसरा इसका नाम है, देखिए, स्थाई बंदोबस्त तो इसका पहला नाम हो गया, ठीक है। जो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि भैया स्थाई बंदोबस्त का अन्य नाम बताइए, स्थाई बंदोबस्त बोलेगा कि स्थाई बंदोबस्त का अन्य नाम बताइए। जमींदारी व्यवस्था, माल गुजारी व्यवस्था, सही, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्थाई बंदोबस्त किसे बोलते हैं। जमींदारी व्यवस्था को ही स्थाई बंदोबस्त बोला जाता है, सही है। एक स्थाई बंदोबस्त, एक है जागीरदारी। क्या? जागीरदारी व्यवस्था। और तीसरा इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माल गुजारी। क्या? माल गुजारी। अभी क्यों इतने इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको देखिए हर एक प्रश्न बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ बताऊंगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से मैं आपको हर चीज बताऊंगा क्यों इसके नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बात करता हूं कि जो जमींदारी व्यवस्था है ये लागू कब हुई थी और किसने लागू करी थी। अगर इसके लागू की मैं बात करूं तो ये लागू हुई थी 1793 में। और किसने ये लागू करी थी? तो लागू करी थी लॉर्ड, तो ये लागू करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये लागू की गई थी। अब देखिए, प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न में आपको बहुत आराम से बताऊंगा क्या यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए, आपसे वो पूछा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया हमें ये बताइए कि जमींदारी व्यवस्था कब लागू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था 1970 1793 में लागू की गई थी। कब? 1793 में लागू की गई थी। अब आपसे पूछेगा
कि भैया माल गुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो माल गुजारी व्यवस्था आप सोचेंगे कि यार जमींदारी व्यवस्था मैंने पढ़ी है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मैंने पढ़ी है, ठीक है, तो ये माल गुजारी क्या है, जबकि माल गुजारी ही जमींदारी व्यवस्था का एक अन्य नाम है। तो प्रश्न क्या आएगा कि माल गुजारी व्यवस्था कब स्टार्ट की गई। तो माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी 1793 में। ठीक, क्लियर। इसलिए इसके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ये जमींदारी व्यवस्था बोलता है, कभी स्थायी बंदोबस्त बोलता है, कभी माल गुजारी बोलेगा, कभी जागीरदारी व्यवस्था बोलेगा। क्लियर। और ये जीडी जैसे एग्जाम में, एसएससी स्टेनो जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसलिए मैं इस टॉपिक को एग्जाम से पहले करा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। और देखिए, मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बताता हूं कि मेरे टॉपिक समझने के लिए बस पूरा वीडियो बहुत आराम से देखिएगा, आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखिएगा, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे ही आप जब मेरी क्लास खत्म होगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा है। ठीक। अब मैं बात करता हूं, देखिए इसके प्रभावी क्षेत्र, मतलब जब ये व्यवस्था लागू हुई थी तो किन क्षेत्रों में सबसे पहले ये लागू की गई थी, या किन क्षेत्रों तक ये व्यवस्था गई। तो इसके कुछ प्रभावी क्षेत्र थे। प्रभावी क्षेत्र, देखिए जब व्यवस्था लागू की गई तो ये सबसे पहली बार की गई बंगाल में। बंगाल में ये की गई सबसे पहली, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है क्या, कि ये बताइए भैया, ये जमींदारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई। बंगाल, मद्रास, से ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, तो कहां सबसे पहले लागू की गई। तो जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी बंगाल में। कहां, बंगाल में सबसे पहले लागू की गई। बंगाल से होते हुए ये पहुंची उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा से पहुंची भैया उत्तर प्रदेश के बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस से होते हुए ये व्यवस्था पहुंच गई कर्नाटक। कितने क्षेत्रों में ये व्यवस्था गई, 4 क्षेत्रों में ये व्यवस्था गई। सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले ये व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई। तो सबसे पहले सर्वप्रथम ये व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि भैया बंगाल में जमींदारी व्यवस्था कब लागू की गई। प्रश्न बन गया, कब लागू की गई, 1793 में लागू की गई। ठीक। बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा से उत्तर प्रदेश। अब ये पूछ सकता है कि भाई ये बताइए जमींदारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लागू की गई। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में लागू की गई, फिर कर्नाटक में लागू की गई, ऐसे कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। अब देखिए ये जो जमींदारी व्यवस्था है ये है क्या, क्या किसानों पे इसका प्रभाव पड़ा, क्या सरकार पे इसका प्रभाव पड़ा, ये जमींदार कौन हुआ करते थे, कितना टैक्स किसानों को किसान देते थे सरकार को, और कितना टैक्स किसान जमींदार को दिया करते थे। ये कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। थ्योरी, ये देखिए थ्योरी की तरह इसे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये थ्योरी होती है जो बेसिकली जो प्रश्न देखते हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रश्न है, कि यार ये प्रश्न कैसे पूरे करेंगे, लोग देखते ही स्किप कर देते हैं, तो वो वाले प्रश्न यहां से बनते हैं इसकी थ्योरी से। तो इसकी थ्योरी एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो जमींदारी व्यवस्था है इसकी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि ये है क्या चीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में किसानों द्वारा, किसानों द्वारा वसूला गया कर, कर मिक्स, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, कर, टैक्स, वसूला गया कर, कर का 10/11 भाग, 10/11 भाग सरकार को, वह 1/11 भाग
जमींदार को दिया जाता था। अभी क्या है इसे भी मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, दूसरा इसमें पॉइंट क्या बनता है कि इस दौरान या इस व्यवस्था के दौरान, इस व्यवस्था के दौरान जमीन का स्थायी मालिक जमींदार को माना जाता था, माना जाता था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं जिसके नाम थे जागीरदारी, मालगुजारी और स्थायी बंदोबस्त। मैंने आपको बताया ये कब स्टार्ट हुई। ये स्टार्ट हुई थी 1793 में। यहां से कई सारे प्रश्न बने, वो मैंने आपको बताया। अब इसकी थोड़ी से क्या प्रश्न बनते हैं, देखिए, इस व्यवस्था के दौरान, किस व्यवस्था के दौरान, जमींदारी व्यवस्था के दौरान ये होता था कि भाई देखिए, किसान खेत में खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे, पर वो खेती उनकी नहीं है। मतलब जिस खेत पे वो खेती कर रहे हैं वो खेत है जमींदार के, और उस पे अनाज उगा रहे हैं किसान, टैक्स देंगे किसान। अब देखिए किस तरह से, किसान ने मान लीजिए एक जमीन पर गेहूं उगाए, सही है। अब उस गेहूं जो उस जमीन पर उगे, उस गेहूं का 10/11 भाग तो वो सरकार को दे देंगे। 10/11 भाग का मतलब है यहां पर लगभग 89%। कितना? 89%। आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपने 100 किलो गेहूं उगाए, अब 100 किलो गेहूं में 89% गेहूं तो आपने सरकार को दे दिया टैक्स के रूप में। तो कितना ज्यादा टैक्स उस समय वसूला जाता था सरकार द्वारा किसानों से, ठीक है। अब 10/11 भाग मतलब 89% तो आपने सरकार को दे दिया, पर आपके पास कितना बचा? 11%। नहीं, वो 11% भी आपके पास नहीं बचा। तो क्या बचा आपके पास? देखिए, 10/11 भाग तो आपने सरकार को दिया, और जो बचा उसका 1/11 भाग आपको जमींदार को देना है। अब जमींदार को कितना देना है? 1/11 भाग। अब कितना किलो आपके, देखिए 100 किलो में से 89 किलो तो सरकार को आपने दे दिया फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, टैक्स के रूप में आपने सरकार को दे दिया। बाकी जो आपके पास 11 किलो बचा, उस 11 किलो में से भी भैया 1/11 भाग आपको जमींदार को देना है। अब सोचिए कि भैया, तो किसान के पास कितना हिस्सा बचता है उसमें से? मुट्ठी भर हिस्सा। किसान उगा रहा है इतना अनाज, इतने में से आधे से ज्यादा सरकार को, और जो बचा उसमें से भी 1/11 भाग किसको? जमींदार को। और ये तो भाई सिर्फ कागजी था कि 1/11 भाग जमींदार को दिया जाएगा। आपको देश की हालत पता ही था, सही है, पता ही थी देश की हालत कैसी थी। उस समय पर जमींदार भी किसी अंग्रेज से कम नहीं थे किसानों के लिए, क्योंकि जमींदार से जो टैक्स वसूला जाता था वो जमींदार ही वसूलते थे कि भैया टैक्स दो, इतना अनाज दो, उतना अनाज दो। आपका 100 किलो अनाज हुआ, उसमें से भी 1/11 भाग आपको सिर्फ कागजी रूप में जमींदार को देना है। पर वो आपसे जबरदस्ती जितना आपके पास बचा उसमें से भी 90% आपसे छीन लेता था। तो सोचिए आपके पास कितना अनाज बचेगा। तो ये उस समय की कुछ व्यवस्थाएं थी। और एक ये था कि जो जो जमीन, जो वास्तविक जमीन का जो मालिक हुआ करता था, वो वास्तविक जमीन का मालिक जमींदार था, किसान नहीं था। किसान उस पर मेहनत करेगा, उस पर खून पसीना एक करके फसल उगाएगा, फसल जब उसके घर आ जाएगी तो उसे नोचने, काटने, पीटने वहां बाहर के सरकारी अफसर आ रहे हैं, जमींदार आ रहा है कि भैया हमारा हमारा हमारा। भैया मेहनत मैंने करी है, हल मैंने चलाया है, बारिश में मैं गया, धूप में मैं गया, हर चीज मेहनत 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 जो है मैंने करी, तो तुम्हारा किस चीज का हिस्सा उसमें? तो इस तरह से किसान बहुत समय इतने अत्याचार था किसान की, मट्टी पलीत थी एक किस्म से, ठीक है। ये उस समय की कुछ व्यवस्था थी जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसके सारे प्रश्न, जो जो प्रश्न इसके बनते हैं वो मैंने आपको बताया। स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, इसके कुछ अन्य नाम है वो मैंने आपको बताया। क्या क्या प्रश्न इसमें से बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। देखिए, भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं में से ये पहली व्यवस्था मैंने आपको कराई। इसमें कुछ 3-4 व्यवस्थाएं और हैं वो मैं आपको कराऊंगा।
उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें से भी आते हैं। बहुत ज्यादा एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। एसएससी जीडी में वन लाइनर प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम भू राजस्व की व्यवस्थाओं का अगला पार्ट देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।